हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और हम अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ रहे थे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमें आज के लेक्चर में पढ़ना है ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। उम्मीद करती हूँ कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा। चलिए ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात करते हैं। So the primary GHG greenhouse gases of concern today are carbon dioxide, CFCs and methane and nitrous oxide and ozone। ये कुछ प्राइमरी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, हमें अच्छे तरीके से ये पता होनी चाहिए। जितने भी नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखिए मैं रिपीट कर रही हूँ। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड मीथेन जिसे हम CH4 लिखते हैं, देन नाइट्रस ऑक्साइड N2O एंड उसके बाद में आता है ओजोन। यस, ओजोन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। सम अदर गैसेस सच एज नाइट्रिक ऑक्साइड NO एंड कार्बन मोनोऑक्साइड CO इजीली रिएक्ट विथ ग्रीन हाउस गैसेज एंड अफेक्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। इसके अलावा कुछ और दो गैसेस के नाम भी यहाँ दिए हुए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाम भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये तो गैसेस के नाम हो गए, तो इस पैराग्राफ से आपको अच्छी तरीके से ये नाम याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी गिवन ग्रीन हाउस गैस मॉलिक्यूल विल डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंक्रीज इन इट्स कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है, ये आसानी से इनका जो इफेक्ट होता है एक्चुअली वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो इनके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा एक तो, और साथ में इनका कॉन्सेंट्रेशन कितना है यानी इनकी मात्रा कितनी है उस पर डिपेंड करता है। इट्स लाइफ टाइम इन द एटमॉस्फेयर एंड द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन दैट इट। साथ में इनका जो कितना लाइफ कितने टाइम के लिए एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है, इन सब चीजों पे ये डिपेंड करता है कि ये कितनी खतरनाक हो सकती हैं। जैसे कि द क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs आर हाईली इफेक्टिव। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है ये वाली गैस। और ये गैस किस जगह से हमें मिलती है? रेफ्रिजरेटर्स में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, फ्रिज वगैरह जो हमारे घर में होते हैं उससे ये गैस जो है वो रिलीज होती है। ओजोन विच एब्सॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज वेरी इफेक्टिव इन एब्सॉर्बिंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ओजोन गैस के बारे में हमने जब एटमॉस्फेयर का चैप्टर पढ़ा था वहां पर भी हमने बात की थी कि ये जो गैस होती है ये बेसिकली कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में, यानी समताप मंडल में पाई जाती है। और स्ट्रेटोस्फेयर आपको पता है, समताप मंडल हमारी अर्थ से जैसे जैसे ऊंचाई पे हम बढ़ते हैं तो सेकंड नंबर की लेयर होती है। फर्स्ट नंबर कौन सी होती है? ट्रोपोस्फेयर यानी शोभ मंडल। सेकंड नंबर पे ऊंचाई पे चलने के साथ साथ पे आती है स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल। तो उस स्ट्रेटोस्फेयर में ही ये ओजोन गैस पाई जाती है जो कि सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी रक्षा करती है और उसको डायरेक्टली अर्थ तक नहीं आने देती है। लेकिन जो सन की रेज हमारी अर्थ तक आ जाती है उसको जब हमारी अर्थ वापस भेजती है लॉन्ग वेव्स के रूप में, तो उन लॉन्ग वेव्स को यानी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ये जो गैस होती है ओजोन गैस, ये क्या करती है? एब्जॉर्ब करती रहती है अपने अंदर, ठीक है। व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द लोअर ट्रोपोस्फेयर, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट द मोर द टाइम CHG molecule remain in the atmosphere, the longer it will take the Earth's atmosphere system to recover from any change brought about by the later। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जितना ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस के, जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिनके अभी हमने नाम पढ़े थे यहाँ पे, ये CO2 है, CFC है, ये जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस है, इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं यानी इनके जो कण होते हैं, अणु जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स, वो जितने लंबे टाइम के लिए हमारे एटमॉस्फेयर में रहते हैं उतने लंबे टाइम के तक जो है मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर है उनसे अफेक्ट होता रहता है, प्रभावित होता रहता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CHG इन द एटमॉस्फेयर इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये ग्रीन हाउस गैसेज में के जितने भी हमने नाम पढ़े थे, इनमें सबसे ज्यादा जो मात्रा या कॉन्सेंट्रेशन हम कह सकते हैं वो किसका पाया जाता है? CO2 का। तो आपको ये नाम ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन कौन सी CHG का है? कार्बन डाइऑक्साइड का। द एमिशन ऑफ CO2 कम्स मेनली फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। और ये CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में आती कहाँ से है? ये बेसिकली फॉसिल फ्यूल से आती है, यानी कि जितने भी ये जो जीवाश्म होते हैं जैसे कि ऑयल हो गया, है ना, गैस हो गया और कोल हो गया, इन सबको जब हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उनसे ये बेसिकली एटमॉस्फेयर में पहुंचता है। फॉरेस्ट एंड ओशंस आर द सिंक फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। जितने भी जंगल हैं, जितने भी ओशंस हैं, वो इनका सिंक है एक तरीके से। हम कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज है ये दोनों के दोनों जो कार्बन डाइऑक्साइड की जिनमें मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है।
फॉरेस्ट यूज CO2 इन देयर ग्रोथ। क्यों, कैसे, किस तरीके से? क्योंकि फॉरेस्ट जो होते हैं, पेड़, आपको पता है CO2 जो हम एक्सेल करते हैं, हम निकालते हैं, रिलीज करते हैं, उसको ये फॉरेस्ट पेड़ जो होते हैं वो सबके सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर और इनटेक करते हैं उसका, और उसके बाद में अपनी ग्रोथ के अंदर, अपने विकास करने के अंदर उसको वो यूज करते हैं। सो डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू चेंज इन लैंड यूज ऑल्सो इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। इसलिए अगर जंगल कटते जाएंगे तो क्या होगा, उनको एब्जॉर्ब करने वाले पेड़ ही नहीं रहेंगे, तो वो CO2 की मात्रा कहाँ जाएगी, वो एटमॉस्फेयर में ही रहेगी। उसकी वजह से इस CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो डिफॉरेस्टेशन एक ऐसा कारण है जिससे CO2 बढ़ता है, की मात्रा बढ़ती है। द टाइम टेकन फॉर एटमॉस्फेरिक CO2 टू एडजस्ट टू चेंजेस इन सोर्सेज टू सिंक इट इज 20 to 50 ईयर्स। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो CO2 होती है इसको 20 से 50 साल लग जाते हैं लगभग, ये जितने भी चेंजेस है उसमें एडजस्ट करने के अंदर। जैसे कि इट इज राइजिंग एट अबाउट 0.5% एनुअली। अभी रिसेंट ईयर्स में देखा जाए तो पूरे साल में, एक साल के अंदर इसकी मात्रा कितनी बढ़ती जा रही है, 0.5% CO2 जो है वो बढ़ती जा रही है। डबलिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 ओवर प्री इंडस्ट्रियल लेवल इज यूज्ड एज एन इंडेक्स फॉर एस्टिमेटिंग द चेंजेस इन क्लाइमेटिक मॉडल्स। यानी कि जितने भी क्लाइमेट से रिलेटेड मॉडल्स है जो ये बताते हैं कि क्लाइमेट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो मॉडल सारे के सारे ये कहते हैं कि जो प्री इंडस्ट्रियल टाइम था, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, औद्योगिकरण नहीं हुआ था, उससे पहले का जो टाइम था, उससे लेकर आज तक अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि CO2 की मात्रा जस्ट डबल, मतलब ये कहा जा सकता है कि डबल हो चुकी है। इसके बाद में, ये तो पैराग्राफ हो चुका है आपका CO2 के बारे में। इसके बाद में हम आते हैं सेकंड गैस के बारे में जो है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दीज आर प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ये गैस कहां से निकलती है, ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू निकलती है। एंड ओजोन अकर्स इन स्ट्रेटोस्फेयर वेयर अल्ट्रावायलेट रेज कन्वर्ट ऑक्सीजन इनटू ओजोन। और ओजोन की अगर हम बात करें तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, यानी समताप मंडल में पाई जाती है, और क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी रक्षा करती है। Thus ultraviolet rays do not reach the earth surface, ताकि अल्ट्रावायलेट रेज हमारी अर्थ तक नहीं पहुंचते हैं। एंड द CFC which drift into the stratosphere destroy the ozone। और ये जो CFC गैस होती है ये स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर पाई जाने वाली ओजोन को डैमेज करती रहती है, धीरे धीरे नष्ट करती रहती है। लार्ज डिप्लीशन ऑफ ओजोन अकर ओवर अंटार्कटिका। आप ओजोन लेयर में जो एक छेद पाया गया था, जो होल पाया गया था, वो आप कहाँ देख सकते हैं, वो अंटार्कटिका के ऊपर है। द डिप्लीशन ऑफ ओजोन कॉन्सेंट्रेशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड द ओजोन होल। और इस तरीके के ओजोन कॉन्सेंट्रेशन में जो डिप्लीशन आया है, यानी कि जो क्षय हुआ है उसका, इसको क्या कहा जाता है, इसको ओजोन होल कहते हैं। दिस अलाउ द अल्ट्रावायलेट रेज। और ये जो होल होता है ये एक ऐसी जगह होती है जहां से ओजोन हट चुकी है। इसका मतलब वहां पे अब ओजोन गैस की लेयर नहीं है, तो जो अल्ट्रावायलेट रेज को वो रोकने का काम कर सकती थी वो हट चुकी है। तो अब अल्ट्रावायलेट रेज उस जगह से डायरेक्टली हमारी अर्थ तक आती जाएगी और हमें जो है वो नुकसान पहुंचाएगी। So the next point, international efforts have been initiated for reducing the emission of CHGs into the atmosphere। कई सारे जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी किए गए हैं कई सारी कंट्रीज ने मिलके, ताकि इन ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है, इनका जो स्त्राव होता जा रहा है, जो रिलीज होती जा रही है, ये सारी की सारी, उसको रोका जा सके या उसको कम किया जा सके। और इसमें ये क्वेश्चन यहाँ पे लैब असिस्टेंट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द क्योटो प्रोटोकॉल प्रोक्लेम्ड इन 1997। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल एक मीटिंग हुई थी, वो इसी ओजोन या CHG गैसेस के रिडक्शन से रिलेटेड थी। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, लैब असिस्टेंट में आ चुका है। दिस प्रोटोकॉल वेंट इनटू इफेक्ट इन 2005। ये प्रोटोकॉल हुआ कब था, 1997 में, लेकिन प्रभावी कब हुआ था, इफेक्टिव कब हुआ था, 2005 में। एंड रेटिफाइड बाय 141 नेशंस। और पूरे 141 कंट्रीज ने मिलकर इसको जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं इसको बनाने का, इसका अनुमोदन करने का, इसको अप्रूव करने का काम जो है वो किया था। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल बाउंड्स द 35 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज टू रिड्यूस देयर एमिशन। और ये प्रोटोकॉल क्या कहता है कि ऐसी 35 कंट्रीज को अपना जो CHGs का एमिशन है उसको कम कर लेना चाहिए। कब तक, 2012 तक। कितना परसेंट, 5% तक कम कर लेना चाहिए, लेस देन द लेवल प्रिवलेंट इन ईयर 1920। ठीक है, और इसी तरीके से 5% तक की उनको कमी लानी चाहिए, ये इसमें कहा गया था। इसके बाद में नेक्स्ट है द इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CHGs इन द एटमॉस्फेयर में इन द लॉन्ग रन वार्म अप द अर्थ।
अगर लंबे टाइम तक ये जो CHGs हैं, यानी कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, अगर इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ता जाएगा तो हमारी अर्थ क्या होगी, एक लेवल पे आने के बाद में गर्म हो जाएगी। एंड वंस द ग्लोबल वार्मिंग सेट इन, इट विल बी डिफिकल्ट टू रिवर्स इट। और अगर एक बार ये ग्लोबल वार्मिंग होने लग गई तो इसको रिवर्स करना, इसके जो प्रभाव होंगे उनको रोक पाना बहुत ही मुश्किल होगा। द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग मे नॉट बी यूनिफॉर्म एवरीवेयर, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग के जो प्रभाव है ये पूरी दुनिया में एक जैसे नहीं है, कुछ जगहों पे ज्यादा है, कुछ जगहों पे कम है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इंडिया उन कंट्रीज में से एक है जहां पर इसका जो प्रभाव है, इसकी जो एडवर्स इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। Nevertheless, the adverse effect due to global warming will adversely affect the life supporting system। और जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है पूरा का पूरा, जो हम इंसानों के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए जरूरी है, उसको पूरी तरीके से, एक तरीके से देखा जाए तो धीरे धीरे डैमेज कर रहा है। राइज इन द सी लेवल, आप देख सकते हैं जो ओशंस का वाटर का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। क्योंकि गर्मी बढ़ेगी तो ग्लेशियर्स मेल्ट होते जाएंगे, जिसकी वजह से पानी का लेवल बढ़ता जाएगा। आइस कैप्स, जितनी भी हिम टोपियां हैं जो आइस कैप्स है वो पिघलती जा रही हैं। और थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द सी में अफेक्ट द लार्ज पार्ट ऑफ कोस्टल एरिया। और जो ओशन है उनका जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा तो जो पानी के अंदर पाए जाने वाले जीव जंतु है, जो उनकी लाइफ डैमेज होगी, मरीन जो एक्वेटिक लाइफ है वो डैमेज होगी। और जो कोस्टल एरियाज है, जो तटीय क्षेत्र है, उन सब जगहों का जो एनवायरमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, उसके ऊपर भी इसका बहुत गहरा प्रभाव मिलेगा। दिस इज अनदर कॉज फॉर सीरियस कंसर्न फॉर द वर्ल्ड। और ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही खतरनाक जो है चीज हो सकती है अगर इसके ऊपर आने वाले टाइम में हमने ध्यान नहीं दिया तो। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एफर्ट्स हैव ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ CHGs। बहुत सारे प्रयास इसके लिए कंटिन्यू किए गए हैं और किए जा रहे हैं अभी भी। लेट अस होप द वर्ल्ड कम्युनिटी रिस्पॉन्ड टू दिस चैलेंज एंड अडेप्ट अ लाइफस्टाइल दैट लीव्स बिहाइंड अ लिवेबल वर्ल्ड फॉर द जनरेशन टू कम। और दुनिया से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इसके लिए जो जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं इसको रोकने के लिए, वो आगे आने वाली जनरेशन को रहने लायक हम एक अच्छी दुनिया दे सकेंगे, उसके लिए किए जा रहे हैं। ठीक है, वन ऑफ द मेजर कंसर्न ऑफ द वर्ल्ड टुडे इज ग्लोबल वार्मिंग। तो ये आज की दुनिया का सबसे खतरनाक एक टॉपिक है, एक सीरियस इशू है जिसपे बात की जानी चाहिए और काम भी किया जाना चाहिए। लेट अस लुक एट हाउ मच द प्लैनेट हैव वार्म्ड अप फ्रॉम द टेम्परेचर रिकॉर्ड्स। और देखा जाए अगर कि हमारा जो अर्थ है उसका टेम्परेचर कितना बढ़ चुका है प्रीवियस कुछ पास्ट ईयर्स में देखा जाए तो द एनुअल एवरेज नियर सरफेस एयर टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड इज अप्रोक्सीमेटली 14 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करें हमारी पृथ्वी के धरातल के निकट जो एयर है उसका एनुअल टेम्परेचर कितना है तो वो 14 डिग्री सेल्सियस है। एंड इंक्रीजिंग ट्रेंड इन टेम्परेचर वॉज इन 20th सेंचुरी। और जो टेम्परेचर है इसमें बढ़ने की जो प्रवृत्ति देखी गई है वो 20th सेंचुरी से शुरू हुई है। द ग्रेटेस्ट वार्मिंग ऑफ द 20th सेंचुरी वॉज ड्यूरिंग द टू पीरियड्स 1901 to 14 एंड 1977 to 1909। ये दो टाइम पीरियड ऐसे थे जिसमें सबसे ज्यादा गर्म जो टाइम पीरियड था वो देखा गया था। ठीक है, ओवर ईच ऑफ दीज टू पीरियड्स ग्लोबल टेम्परेचर रोज बाय अबाउट 0.4 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों टाइम पीरियड ऐसे थे जिसमें ग्लोबल टेम्परेचर, पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर 0.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था। और ये देखने में एक बहुत ही छोटा नंबर लगता है बट एक्चुअली बहुत ही खतरनाक इसके एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। इन बिटवीन देयर वाज अ स्लाइट कूलिंग, लेकिन इसके बीच में एक टाइम ऐसा भी आया था जब थोड़ा सा टेम्परेचर में कमी आई थी, विच वॉज मोर मार्क्ड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में ज्यादा देखा गया था एज कम्पेयर टू साउथ हेमिस्फीयर। The globally average annual mean temperature at the end of 20th century was about 0.6 degree Celsius above the recorded at the end of the 19th century। और जो 19th सेंचुरी है उस जो 20वीं शताब्दी थी हमारी, जो 20th सेंचुरी थी, उसके एंड के अंदर जो हमने एनुअल टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखी थी वो कितनी थी, 0.6 डिग्री सेल्सियस थी, जो कि 19th सेंचुरी की तुलना में कई ज्यादा थी। The 7 warmest year during the 1856 to 2000 were recorded in the last decade। जो 1856 से 2000 का जो टाइम पीरियड रहा है उसमें सबसे गर्म साल जो अगर देखे गए हैं तो वो हमें इसी जो डिकेड के अंदर हमें देखने को मिले हैं। एंड द ईयर 1998, ये फैक्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि 1998 का जो ईयर था वो सबसे वार्मेस्ट ईयर था, प्रोबेबली नॉट ओनली फॉर द 20th सेंचुरी, न केवल 20वीं शताब्दी का बल्कि
बट ऑल्सो फॉर द होल मिलेनियम, यानी कि पूरी के पूरे जो सहस्त्राब्दी जो होती है, पूरी की पूरी 100 सालों का टाइम पीरियड, उसमें ये सबसे गर्म ईयर माना गया है 1998 का। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, और हमने ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। उसी के साथ में हमारी क्लाइमेटोलॉजी भी यहाँ पे फिनिश हो जाती है। अब हम लोग जो है ट्राई करेंगे कि हम आगे से कुछ चैप्टर स्टार्ट करें, या फिर देखते हैं ओशनोग्राफी में 2 ही चैप्टर से हम इनको ले सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और अपनी पढ़ाई में किसी भी तरीके की कोई रुकावट मत आने दीजिए, किसी भी तरह का कोई एक्सक्यूज मत आने दीजिए, क्योंकि चीजें जब हाथ से निकल जाती है तो बाद में केवल और केवल पछतावा, रिग्रेट रह जाता है कि काश मैं टाइम पर और समय रहते हुए उन चीजों को कर लेती या कर लेता, तो शायद मैं आज कुछ और ही अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकती थी। तो इस तरह का रिग्रेट ना रहे, उसके लिए आप ये जो छोटे छोटे 10 से 15-20 मिनट के वीडियोस हैं मेरे, इनको देखते रहिए। और अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज कमेंट करने में कंजूसी ना करें, और जो है इसको शेयर भी कर दें, ताकि किसी नीडी पर्सन की हेल्प हो सके। तो चलिए, बहुत है आज के लिए इतना, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।